Very good evening to all of you. Am I clearly audible to all of you? Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. Okay. So let's just start a class. What were discussed in the last class, please? Anyone? हाँ जी, बताइएगा क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? So we had discussed about interpretation clauses. इंटरप्रटेशन क्लॉज. ओके. इंटरप्रटेशन क्लॉज में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जैसा कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था. वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. उनको हमने कहा था कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ दी गई है. तो ये एक प्री के लिए आपका प्रिपरेशन होता रहेगा. एम आई ऑडिबल क्लियरली? हाँ जी. अगर हम बात करें डिस्कशन की, तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन पे बात करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट है मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन. अगर हम बात करें तो तीन तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है. एक तो जनरल, जैसा कि आपने देखा कि बाय द एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि देयर इज़ अ वन पार्टी दैट इज़ द ऑफरर एंड सेकेंड पार्टी इज एक्सेप्टर. ऑफरी दोनों को मिला करके अगर वो कंसिडरेशन करते हैं एक साथ, तो इफ दे आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन ईच अदर, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ agreement, and if it is enforceable by law, then it is a contract. Now second, on the basis of the formation, we can say that it is standard form of contract कि यूनिलैटरली एक आदमी जो है उसने अपना फॉर्म बना लिया और बस साइन लेता है कि आप ये पढ़ लीजिए कंडीशंस, एंड इफ़ यू आर एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस देन यू मे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर इज नो opinion of a second party. Second party has to accept or reject. Okay, नो निगोसिएशन बिटवीन द पार्टीज. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपकी टिकट है, 30 रुपये की टिकट है, 30 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी अगर आपको सवारी करनी है. बातचीत नहीं ज़्यादा करनी है. बस पे बैठे हुए हैं तो जितने की टिकट बनी हुई है सरकार ने उसको बनाया, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपने 30 रुपये की टिकट ले ली और 15 किलोमीटर का किराया है तो 15 किलोमीटर आपको उतारना पड़ेगा, सर्विस आपको 15 किलोमीटर देनी पड़ेगी. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे टिकट लेते हैं वैसे आप क्या हो जाते हैं, पार्टी हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, और वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाना चाहिए. तो दिस इज बेस्ड ऑन दी स्टैंडर्ड फॉर्म. थर्ड थिंग इज दैट इज बाय द प्रोमिसरी स्टॉपेल. प्रोमिसरी स्टॉपेल क्या है कि अगर आप कुछ बोलते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्टेटमेंट, अगर आपने कुछ दिया हुआ है, दूसरी पार्टी ने उस स्टेटमेंट को लिया है एज अ एग्रीमेंट, तो ये पलट नहीं सकते हैं. यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट टेक अ यू टर्न फ्रॉम दैट स्टेटमेंट. प्रोमिसरी स्टॉपेल है जिसको आपने जो प्रॉमिस किया है उससे आप क्या नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट टेक यू टर्न. यू टर्न नहीं कर सकते अपने स्टेटमेंट से. तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसरी स्टॉपेल्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. शशांक, वी आर डिस्कसिंग हियर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हम कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की बात करेंगे. कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर. तो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन को लेकर के हमने एक चीज़ देखी, एक जनरल अगर फॉर्म करें हम कॉन्ट्रैक्ट may be classified on the basis of the formation. First is by the agreement, second by the standard form of contract, third is by the promissory estoppel. Okay, तो हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहली चीज़ है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अगर हम देखें एक प्रोसेस, या यूनिवर्सली एक्नॉलेज प्रोसेस अगर देखें हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का, तो दैट इज अ प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन. नाउ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ इट्स एन एग्रीमेंट, एंड इफ दिस एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाई लॉ देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. यही प्रोसेस तो है ना सारी जगह, क्यों मिताली? दिस इज अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज प्रोसेस. द फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं? फर्स्ट इज देयर मस्ट बी अ प्रपोजल, second must be acceptance, and third is that acceptance and proposal must be for the each other's forming consideration for each other. They are forming consideration for each other and it become an agreement. जब ये agreement बन जाएगा, if this agreement is enforceable by law, then it become a contract. तो एक तो ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज प्रोसेस है जो कि एग्रीमेंट के जरिए है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़ें, कि ये ऑफर क्या है, प्रपोजल क्या है. ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज़ है, दो वर्ड हैं ये, लेकिन वर्ड सेम है.
तो बात आती है कि whether this word is defined anywhere in the Indian Contract Act. Anyone? प्रियंका? हाँ जी. Yes, sir. The proposal is defined under section clause A. ओके, तो बहुत सिंपल टर्म्स में कोई मुझे बता सकता है कि प्रपोजल क्या होता है? व्हाट इज द प्रपोजल? और लैंग्वेज पे मत जाइए क्योंकि लैंग्वेज लिख नहीं पाएंगे आप, तो इसलिए आप अपने वर्ड्स देखिए कि कुछ सिमिलर वर्ड्स यूज करिए, कुछ ऐसा यूज करिए जिससे आप बता पाएं किसी को व्हाट इज द प्रपोजल, व्हाट इज द ऑफर. ऑफर क्या है? व्हाट इज एन ऑफर? urge to get a permission to do something, sir. टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, या abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग. कुछ Yes, sir, काम that's करने के लिए, कुछ काम करने के लिए आप किसी को मना लें या किसी काम को ना करने के लिए आप मना लें, यही तो ना. एक Yes. ए ऑफरिंग मैरिज प्रपोजल टू बी फॉर मैरिज प्रपोजल फॉर बीइंग मैरिड. एक मैरिज प्रपोजल करता है बी को, तो ही इज परसुइडिंग, ही इज कन्विंसिंग टू बी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए. ही सी में रिजेक्ट और सी में एक्सेप्ट, दो ही चीजें हो सकती हैं. या फिर ए बी को एक प्रपोजल देता है कि आप शादी मत करिए और कुंवारे रहिए जब तक मैं शादी नहीं करता हूं तब तक. दिस इज ऑल्सो प्रपोजल. सत्संग, दिस इज ऑल्सो Yes. प्रपोजल. दिस इज नॉट Yes. बार्ड बाई एनी लॉ, बिकॉज जब तक मैं शादी नहीं करता तब तक तुम शादी मत करो. मीन्स इट इज नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन द मैरिज. ओके, इफ इट इज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट देन इट इज अ वाइड एग्रीमेंट. ओके, ऐसे एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट हो जाएंगे. चलिए वापस आ जाते हैं. व्हाट इज द प्रपोजल? अब आप अगर डिफिनीशन को थोड़ा सा साथ में लेकर के चलेंगे तो एनी पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर से आपको एक इंटरप्रिटेशन भी मिलेगा कि व्हेन एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, इफ एनी पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस इंक्लूड्स द इंप्लाइड और एक्सप्रेस सिग्निफिकेशन. तो ऑफर कैसा हो सकता है शशांक? इंप्लाइड और Implicit. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही हो सकता है. तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफर हो सकता है. Yes, sir. दीपांशी, Yes, sir. ऑफर में भी इंप्लाइड और एक्सप्रेस. अगर बात इनकी सुनेंगे हम डेफिनेशन की तो यही कह रहे हैं कि एनी पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस. तो सिग्निफिकेशन ऑफ विलिंगनेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेस और इंप्लाइड. यहीं पर से तोड़ लेते हैं हम इसको. तो ऑफर मे बी ऑफ टू, ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफर. एक क्लासिफिकेशन हो गया. नाउ सेकेंड, फॉर व्हाट हिज विलिंगनेस, किस चीज के लिए? कुछ ऐसा गलत करने के लिए, सही करने के लिए. फॉर व्हाट हिज विलिंगनेस means when one person signifies his willingness, that is the implied or express willingness to do something or abstain from doing something. कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करिए आप. सारे बाउंडेशन बाद में देख लेंगे कि क्या ऐसा है जो नहीं करने के लिए वो वाइड हो जाएगा, बात की बात है हमारी. लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए या उसको रोकता है कि ये मत करिए आप प्लीज, और हम आपको कुछ देंगे इसके बदले में, तो ये भी हो सकता है, ये विलिंगनेस में आ सकता है. विलिंगनेस किस चीज की? हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग. चलिए, इट्स ओके. नाउ नॉट ओनली signification of willingness to do something or abstain from doing something, with view to obtaining the assent of that person. वो willingness कैसी होनी चाहिए? जो willingness आपने शो की है, with a view to obtaining the assent of that person. जिसके सामने आप अपनी willingness शो कर रहे हैं, उससे politely आप उसकी assent लेना चाहते हैं कि आप हाँ कर दीजिए, आप ऐसा काम नहीं करेंगे. जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप शादी करें लेकिन एक साल रुक जाइए आप, तो एक एग्रीमेंट कर लिया कि एक साल के बाद शादी करेंगे दोनों लोग. दिस इज अ विलिंगनेस. abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि शादी नहीं करिए, एक साल बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे. दिस मैरिज प्रपोजल है और ये इट्स अ वैलिड प्रपोजल. ठीक. अगर ये प्रपोजल होता कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे, मैं शादी कर लूंगा लेकिन तुम जिंदगी भर शादी मत करना, तो दिस इज अ रिस्ट्रेंट ऑन द मैरिज. दिस इज अ स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन आई थिंक 11. कहां पर प्रोहिबिटेड है ये? सॉरी, नॉट 11, 16, 17. कहां पर है वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट It's section 26, sir. 26. करेक्ट, 26. ओके. तो अब हमारी बात जो आई कि व्हाट इज द प्रपोजल. प्रपोजल क्या है? प्रपोजल, एनी पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस दैट मे बी
implied or express willingness to do something or not to do something with obtaining assent, with view to obtaining the assent of another person to such act or abstinence. उस काम को करने का और नहीं करने का एक कंसेंट ले लेना, उस व्यक्ति से एसेंट ले लेना. दिस इज द पर्सन हु इज मेकिंग दिस विलिंगनेस इज सेड टू मेक द ऑफर. उसको माना जाएगा कि he has made a proposal or offer. Is it clear? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर प्लीज? दीपांशी कोई और बता सकता है, कोई डाउट अगर किसी को है? हाँ जी, थोड़ा तबीयत मेरी नहीं सही है प्लीज़, तो आज थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा. एक्चुअली फ़ायदा तो हुआ था लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो आजकल बड़ा दिक्कत चल रही है. ठीक तो हो रहा हूँ लेकिन उतना अच्छा ठीक नहीं हो पा रहा हूँ. हाँ जी, तो क्या समझ में आया एक बार कोई बता सकता है मुझे? नेहा, व्हाट इज द ऑफर? देखिए बोलेंगे तो अच्छा लगेगा. व्हाट इज प्रपोजल और ऑफर क्या है? अरे आप यहां नहीं बता पाएंगे तो कैसे बताएंगे? इट्स ओके नेहा, कोई दूसरा बताएगा. प्रियंका प्लीज. Any person signifies his willingness to do or not to do anything with a view to obtain the assent of the other person, sir, to such act or देखिए abstinence. ये रटी हुई डेफिनेशन है प्रियंका. आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो पाएगा. आंसर ऐसे कैसे लिख पाओगे तुम? ऐसे कैसे लिखोगे आंसर? अरे व्हेन एनी पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, शोज हिज विलिंगनेस, छोड़ दीजिए ना सिग्निफाइज. व्हेन एनी पर्सन शोज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन, दैट विलिंगनेस मे बी इंप्लाइड और एक्सप्रेस. वो मैं मुंह से बोल रहा हूं या फिर नहीं बोल रहा हूं कोई बात नहीं है, मैं अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूं कि आप प्लीज मान जाइए. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. दैट मे बी बाय वर्ड और बाय द written words or it may be orally also. Okay, तो ये क्या with the view obtaining the assent, that is very important. Only willingness नहीं है, obtaining the assent for the act or abstinence. जिस काम को करने और मना करने के लिए आपने कहा हुआ है उसके लिए वो assent दे. ठीक है? Now the person who makes this willingness, who shows his willingness, that person has made an offer. Is it clear? कोई डाउट है किसी को? हाँ जी. नो सर. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा आप लोग अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए बस. इट्स ओके, कंट्रोल भाषा पे होना चाहिए. लैंग्वेज को नो डाउट आपको लिखना पड़ेगा. 2-3 वर्ड हैं जो इसमें, जैसे कि एनी पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस. हिज विलिंगनेस सिग्निफिकेशन may be express or implied, and his willingness is with objective to do something or not to do something, and the next is that is with a view to obtaining the assent of that person. किस लिए assent ली जाए? वो to do that act or abstinence, उसको करने और ना करने के लिए. If any person signifies his willingness to do all these acts, this person said to made a offer. Is it clear? अब तो कोई डाउट नहीं ना? हाँ जी, दबाव में आकर के नहीं बोलना है प्लीज. इस समझ में आया आप लोगों को? सृष्टि? Yes. हाँ जी. Yes, sir. बाकी के लोग क्लास में हमारे हैं, वो लोग समझ पा रहे नहीं मेरी बात? बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको बहुत सिंपल आंकड़े बनाइए अपने. ये नहीं कि बहुत ख्याली पुलाव बना लीजिए. अपने दिमाग में रखिए ये कि भाई कोई भी व्यक्ति जो कि सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेशन में भी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस. और कैसे सिग्निफिकेशन? विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है क्या करने के लिए, टू डू सम एक्ट और नॉट टू डू सम एक्ट विद टेकिंग एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन. जिससे वो कहता है कि ये करो या ना करो, उसके एसेंट लेने के लिए, और दैट पर्सन गिव्स एसेंट टू डू और नॉट टू डू दैट थिंग. दैट पर्सन हु मेड दैट सिग्निफिकेशन, दैट मेड अ ऑफर, उसको कहा जाएगा कि ही हैज मेड अ ऑफर. इज इट क्लियर? हाँ जी, चलिए, इट्स ओके. अब हम बात करते हैं कि प्रपोजल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. जैसे कि आपने देखा था कि
एक सिंपल हमने बात की कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन is equal to agreement, and that agreement, if that agreement is enforceable, then it may be a contract, it will be a contract. ठीक है, चलिए इतना तो आपको पता है. बट अब बात आती है कि ये ऑफर जो है वो कैसा हो सकता है, कितने तरीके का ऑफर हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन वो है वो क्या है, ऑफर मे बी क्लासिफाइड इन implied or express offer. Note down please. Offer may be implied or express or implied, sir. express or implied offer, correct. Now the second is offer may be general, specific or general. Offer may be specific or general. Third, offer may be तीसरा क्या तरीका है, और बताइए. काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग क्रॉस और काउंटर ऑफर. तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ये हो सकता है कि दैट मे बी या स्टैंडिंग ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर. तो ये इतने क्लासिफिकेशंस हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ही बात हो रही है इनकी. करने और बनाने के समय हम इनको देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेकिंग ऑफर, on the basis of making contract. Offer may be implied or express, offer may be general or specific, offer may be standing, offer may be cross, offer may be counter offer. तो जनरल से हम बात कर लेते हैं कि जो implied और express है इन पर कुछ केसेस की जरूरत हमको पड़ेगी कि कब मानेंगे implied ऑफर है. तो एक छोटी सी बात है, एक आदमी ने एक ए कंपनी है जिसने बी कंपनी से कुछ माल मंगाने के लिए उसने ऑर्डर किया. माल मंगाने के बाद ए ने सामान भेजा और इरिंगली उसने गलती से 100 पैकेट मंगाए थे और इसने 150 पैकेट कर दिए. और बी ने क्या किया, 150 पैकेट एक्सेप्ट कर लिए बट 100 पैकेट का पैसा दिया और 50 पैकेट का पैसा नहीं दिया. नाउ वेदर इट इज अ implied offer to pay the part of payment or it is not an offer. ये implied offer है क्या? अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको पे करना पड़ेगा. ससा यस सर, इम्प्लाइड ऑफर. इम्प्लाइडली ये है प्रॉमिस कि अगर आपने सामान एक्सेप्ट कर लिया, इफ यू एक्सेप्टेड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड you paid only the part payment, not paid the full payment, then it is a implied promise. It is an implied promise that you should pay the full payment. Is it clear? It's implied offer. आपको नहीं लेना था, आप मना कर सकते थे, आपने मना नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया. इट्स अ implied promise to pay the full amount. Is it clear? Sasang? Yes, sir. Now there is a one thing that is a one case law on this point, implied offer. अब आप implied offer के लिए सेक्शन 9 पे जा सकते हैं कि there are certain promises which are accepted in the word, that are the express offer, that are not accepted in the word, that are the implied offer. Please just see the section 9. Read the section 9 that is specifically dealt with the implied and express promises. Yes, sir. Read the section 9. Yes, sir. Section 9, promises, express and implied. In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in word, the promise is said to be express. In so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. Okay. If any promise of proposal or acceptance is made in the words, then it is the express promise or acceptance. Is it clear? And if the proposal or acceptance is made otherwise than a words, वो implication के जरिए है, inference के जरिए है, it is a implied promise and it is a implied offer. इसको हम कह सकते हैं कि implied acceptance and implied offer. तो यहां पर हमें दो चीजें समझने को मिली. क्या है offer and acceptance? ये क्या कह रहे हैं आप अखिलेश? हाँ जी बताइए अखिलेश. सेक्शन 9 आपको लिखना है, सेक्शन 9, और सेक्शन 9 में आपको क्या लिखना है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस बोथ मे बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस.
दोनों चीजों के लिए दिया गया है ये शशांक, क्यों शशांक? Yes, sir. सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि प्रॉमिस ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑफर, प्रॉमिस ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑफर मे बी इंप्लाइड और मे बी एक्सप्रेस, दोनों ही हो सकता है, यही बात बोली जा रही है वहां पर. व्हेन प्रॉमिस इज मेड इन द वर्ड्स, promise of acceptance or offer is made in the word, then it is the express, and if it is otherwise made, then it is the implied promise. Okay, implied offer का promise आपने made किया, ठीक है? Is it clear? कोई डाउट है किसी को? sir. सेक्शन 9 को ध्यान रखिएगा आप लोग, जब कभी भी इंप्लाइड और एक्सप्रेस ऑफर नोट करेंगे तो उसको जरूर बताएंगे, ठीक है? यहां पर दोनों के लिए लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑल्सो मे बी इंप्लाइड और एक्सप्रेस, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट है अखिलेश तुम्हें? हाँ जी, कोई डाउट है क्या यार? मुंह से बोल दिया करो अखिलेश प्लीज, पता है थोड़ा सा स्पीकर ऑन करके बोल दिया करो, मत करवाया करो ऐसा ना, थोड़ा सा इरिटेशन होता है, अभी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी. हाँ जी, नॉइज आ रहा है सर. किसके पास नॉइज आ रहा है? तुम्हारी तरफ नॉइज है या मेरी तरफ? ये 1 2 3 मत खेला करो अखिलेश, कि मेरा राइट तुम्हारा राइट, तुम्हारा राइट मेरा राइट. तुम्हारी तरफ नॉइज आ रहा है, अच्छा ठीक है, चलो तुम भी यार मजाक करते हो अखिलेश, इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं. हाँ, हम जो बात कर रहे थे, आपको ये पता चला ना इंप्लाइड और एक्सप्रेस, क्यों? कोई दिक्कत किसी को सृष्टि? नो सर, क्लियर है. ओके ओके, करेक्ट, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि इंप्लाइड और एक्सप्रेस के बाद एक हमने जो और क्लासिफिकेशन किया वो क्या था दूसरा? General and specific. इसमें केस लॉ नोट करना है शशांक. 2 केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इंप्लाइड और एक्सप्रेस में. जस्ट नोट डाउन द केस लॉ, दैट इज फर्स्ट इज एक्सप्रेस में आप नोट करेंगे, दैट इज आई थिंक हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल. बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एकदम रटना है आपको, ठीक है? कहीं पर गलती से आ जाता है ऑफर के बारे में, हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल, दैट इज इन अ एक्सप्रेस क्या बोलते हैं उसको, सॉरी इंप्लाइड प्रॉमिस में या इंप्लाइड ऑफर में हम लिख सकते हैं इसे. क्या कर सकते हैं हम? केस लॉ ऑन इंप्लाइड ऑफर. अगर किसी के पास कंटेंट है तो इस केस का फैक्ट रीड कर सकता है कोई? कंटेंट से थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा जल्दी. एनीवन प्लीज? हाँ जी, है किसी के पास कंटेंट अवेलेबल? Yes sir. जस्ट रीड द केस हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल. प्लीज आप लोग नोट कर लेंगे, जिनके पास केस नोट नहीं है या जिसके पास वो कंटेंट नहीं है, प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ द केस, हाजी मोहम्मद इकबाल, और ब्रीफ में तैयार करिएगा. वो कंटेंट में जो लिखा हुआ है बहुत कुछ दिया हुआ है वहां पर. जस्ट रीड द फैक्ट ऑफ दिस केस प्लीज सृष्टि. Facts. On the order of the defendant, certain goods were supplied by the plaintiff on his own account to the defendant. The defendant clearly and unerringly accepted the goods and paid to the plaintiff a part of price. A liability to pay the balance was held to have arisen. Held, the Apex Court ruled that the defendants, by their conduct of accepting the goods and never repudiating any of the numerous letters and telegrams of the plaintiff demanding the money for them, clearly shows that direct contact within law was called an implied contract. By contract was brought about between them. ओके, ठीक है. आफ्टर रीडिंग दिस जजमेंट, अगर हम बात करें हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल, प्लेंटिफ डिलीवर्ड सम गुड्स एंड डिफेंडेंट accept the whole goods without any returning the goods. He accepted all the goods and he paid partly, and there are a lot of telegrams, messages were sent by the plaintiff to pay the balance amount. He has not replied for the messages, and after considering the fact and circumstance, it was found that it is the implied contract and he has accepted without erringly,
एंड उसने कोई गलती नहीं की है डिफेंडेंट ने, उससे एक्सेप्ट किया है, ही हैज टू पे द फुल अमाउंट. दिस इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस शोज दैट दिस इज द इम्प्लाइड ऑफर उसको हुआ है एंड पर्सन हैज एक्सेप्टेड इम्प्लाइडली एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? सो ही हैज टू पे द बैलेंस अमाउंट टू द प्लेंटिफ. इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहां पर? दीपांशी, केस का नाम क्या था? सर हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल. हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल. किसके ऊपर केस है ये? किसके ऊपर ये केस है? इम्प्लाइड ऑफर के ऊपर ये केस है. कैसा है ये? इम्प्लाइड ऑफर. इम्प्लाइड ऑफर के ऊपर केस है ये कि देखिए ऐसा है, आपको हम कुछ सामान दे करके गए, आपको रिटर्न कर देना चाहिए था, नहीं चाहिए था तो फिर हम आपको जो पैसा मांग रहे हैं तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. महीनों हो गया, 10 महीने हो गए, आप पे ही नहीं कर रहे हैं और उसके बाद इतना सारा डिमांड होने के बाद भी पे नहीं. इसका मतलब क्या है कि आपने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट किया, पैसा नहीं देना चाहते हैं. यू हैव टू पे द फुल अमाउंट. ओके, जो बैलेंस अमाउंट वो पे करना पड़ेगा. इट्स इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द सेकेंड इज दैट इज द एक्सप्रेस. तो अब एक्सप्रेस के बारे में बात करें कि किसी ने अगर एक्सप्रेसली अगर कोई प्रॉमिस किया है और वो वर्ड्स के जरिए प्रॉमिस है, अदर देन वर्ड्स नहीं है जो, और वो माना जाएगा कि एक्सप्रेस प्रॉमिस है, एक्सप्रेस ऑफर किया गया है. तो जस्ट सी द जजमेंट. एक जजमेंट है इसी के ऊपर, एक्सप्रेस प्रॉमिस के ऊपर, दैट इज द अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पाउल. बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बिना इसको लिखे आप निकल नहीं सकते हैं एक्सप्रेस ऑफर में से. क्या नाम है केस का? नोट डाउन प्लीज. हाँ जी, एक्सप्रेस ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर. Case name is Upton Rural District Council. Upton Rural District Council versus Powell. Powell. एक आदमी है जिसके घर में आग लग जाती है, जल्दी जल्दी में 100 नंबर की बजाय 101 नंबर डायल कर देता है और उसी अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, क्या नाम है केस का? UPTONRURAL अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पाउल. POWEL. Now there is one person who has hired the fire brigade service of Upton Rural District Council in apprehension that it is a government service, and he has called the fire brigade. Fire brigade does his act. Fire brigade ने आग बुझाई, आग बुझाने के बाद बिल पकड़ाया, कहा 1000 रुपये दीजिए. तो प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट कहता है कि सर ये तो सरकारी सुविधा है, अब हम कहाँ से दें पैसा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है भाई, ये जो आपने बुलाया है ना ये सरकारी नहीं है, ये अपटन फायर ब्रिगेड जो है ये प्राइवेट सर्विस है, आपने प्राइवेट सर्विस को कॉल कर दिया था, ये वो वाली सर्विस नहीं है जो आप सोच रहे हैं. ये एम्बुलेंस जैसी दिखती है, लाल बत्ती लगी हुई, बट एम्बुलेंस चार्जेबल एम्बुलेंस है. ये आपने तो देखा कि उसके ऊपर पेंट टेंट हुई है, प्लस का निशान बना हुआ, आपने सोचा सरकारी है, पर ये सरकारी नहीं है, आपने गलती की थी. और फायर ब्रोक आउट इन डिफेंडेंट फॉर बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग में आग लगी थी, ही वॉज इंटाइटल फॉर फ्री सर्विसेज. वो इंटाइटल करता है फ्री सर्विसेज के लिए, बट ही कॉल्ड अ डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड अपटन फायर ब्रिगेड क्लेम्ड कंपनसेशन. नाउ कोर्ट हेल्ड that it is an implied promise to pay. If you call a private service, that is impliedly offer and it is not express, ये माना नहीं जाएगा कि मैंने कहाँ बोला था आपको कि आप सरकारी नहीं है, पूछना चाहिए. अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप ऑटो में बैठ लेते हैं, क्यों? बिना पूछे. कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ऑटो में बैठे हो और आपने ये ना पूछा हो कि किराया कितना है? उतरते समय उसने कहा हो कि 15 रुपये हो, तुम कहोगे कि तुमने बताया था 15 रुपये, तो वो कहता है कि तुमने पूछा था 15 रुपये, तुमने पूछा था किराया? ना तुमने पूछा ना मैंने बताया. ऐसा अक्सर होता है. सो ए प्लेंटिफ सेज दैट 15 रुपीज एंड यू सेज दैट नो 10 रुपये पड़ता है. वो कहेगा कि पहले तुमने क्यों नहीं बताया? तो कहता है कि तुमने पहले पूछा था क्या? तो देयर इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. क्या कॉन्ट्रैक्ट है? जो फेयर बताएगा वो आपको देना पड़ेगा. इज इट क्लियर? इट्स इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. यू हैव हायर्ड सर्विसेज, देन यू हैव टू पे द पेमेंट. यू हैव टू पे द पेमेंट. आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो जो बताएगा. ठीक है. ये आप पहले से अगर चाहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करना और उससे पूछ करके आप बैठे, जैसे ओला में आप करते हैं बुक
तो पता चलता है ना फेयर इतना हुआ, क्यों, पहले ही। दिस इज अ एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस आप ऑफर करते हैं उसको कि 238 रुपये दूंगा आपको मैं, 240 रुपये आपको दूंगा मैं। बट अगर आपने कोई सर्विस हायर कर ली, गलती से आपने सर्विस हायर कर ली और बाद में पता चला कि वो 200 रुपये मांग रहा है, देन यू हैव टू पे, बिकॉज इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। ओके, सो एक्सप्रेस ऑफर, वो कहता है कि मैंने एक्सप्रेस ऑफर सर- नहीं किया था। हाँ जी प्लीज। सर जैसे ओला अगर हम करते हैं तो पहले तो जो फेयर दिखाता है सर, डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते अगर फेयर सर बढ़ गया तो वो इम्प्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ एक तरीके का टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस सर्विसेज। ओके, ओके सर। हाँ जी, it comes under the terms and services. So this is all about the policy of the private companies, but that must not be unreasonable, unconsignable. क्या नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल होनी चाहिए, अनकंसाइनेबल बार्गेन नहीं होना चाहिए कि 238 रुपए दिखाया और 538 रुपए चार्ज करेगा, तब तो गलत है ना। इट्स अनकंसाइनेबल बार्गेन। कि आपकी गाड़ी में बैठ गए 238 रुपए की बुक करके अब उतरेंगे तो 538 देंगे क्या? नो, कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी अनकंसाइनेबल, शुड बी रीजनेबल, और इंटरेस्ट और जो भी चीजें पेनल्टी है शुड नॉट बी अनकंसाइनेबल। ओके, इज इट क्लियर? 10% पर किसी को ब्याज दोगे और किसी को 5 रुपए दिया और 50,000 रुपए हो जाए तुम्हारा ब्याज, दैट इज अ अनकंसाइनेबल बार्गेन, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। इज इट क्लियर? हाँ जी। सो दिस Upton Rural District Council versus Powell, defendant claimed that he was entitled for free services. Upton Fire Brigade says, Upton Fire Brigade claims the compensation because they were not offering the free services. It is an implied promise to pay if you called any private agency for the fire brigade. Is that clear? This is not an express offer, this is an implied offer to pay. Is that clear? What is the name of the case? सर अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, आई एम वेरी सॉरी, भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था, सबको ये केसेस बहुत तेजी से भूलते हैं। तो आपने 2 केसेस अभी डिस्कस किए। पहला केस इम्प्लाइड पे क्या था? सर हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल। हाजी मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद इकबाल। फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रहेंगे एंड आंसर्स आप लिख पाएंगे उसमें, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेस ऑफर में आपने लिखा ये क्या, ऑप्टन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पाउल। ओके, ये 2 केसेस ही मेंशन कर दीजिए, इट्स इनफ, कोई बहुत ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। 1-2 इलस्ट्रेशन अगर आप लिख सकते हैं तो 1-2 इलस्ट्रेशन अपने प्राइवेटली इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कंटेंट कम दिखे तो आप इलस्ट्रेशन के जरिए समझा सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now the next is that is a specific or general offer. स्पेसिफिक और जनरल ऑफर में मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि मैं अगर सृष्टि के घर जाता हूं तो सृष्टि से कहता हूं कि सृष्टि 1 कप चाय ले आना। सृष्टि अगर घर जाकर के अपनी बहन को, छोटी बहन को कहती है कि सुनो, ये सुनो, बाहर आए हुए एक लोग, जाओ चाय लेके दे आओ, तो इफ आई हैव मेड दिस स्पेसिफिक ऑफर टू सृष्टि एंड आई वुड गिव सम रिवॉर्ड टू द सृष्टि, बट सृष्टि हैज नॉट गिवन कप ऑफ टी टू मी, then if I have given anything in a reward to the sister of Srishti, then it is a specific offer, it is a general offer. It's a specific offer, क्योंकि मैंने सृष्टि को कहा था कि चाय लेकर के आना और सृष्टि अपनी बजाय वो कह दें कि कोई दूसरा लेकर के चला जाए चाय, तो मैं तो चाहता था कि सृष्टि लेकर आएंगी तो मैं सृष्टि को रिवॉर्ड दूंगा 100 रुपए, लेकिन सृष्टि नहीं आई तो दूसरी बच्ची लेकर के आई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये आ गई लेकर के, ऋषि को दे देते हैं। नाउ द स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू पर्टिकुलर पर्सन। किसको बनाया जाता है ऑफर, किसको किया जाता है? Particular specific person, sir. A specific offer is made to particular person, only that person or his representative, legal representative can accept. जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्ट कर सकता है, एजेंट एक्सेप्ट कर सकता है, जो उसके लीगली इंटाइटल्ड लोग हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नॉट एनी अदर पर्सन। बट जनरल ऑफर इज, इट इज एड्रेस टू द वर्ल्ड एट लार्ज। हमने पेपर में निकाल दिया कि मेरा एक जानवर खो गया है, जो उसको ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। व्हेन इट published in the newspaper, any person who comply with the terms and condition of that offer, if he finds the lost goods and he deliver the lost goods,
lost articles या lost animals, he shall be entitled to give that reward. It is a general offer. Any person without any qualification, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोकेलिटी का, बाहर की लोकेलिटी का, देश का, वर्ल्ड का, कोई भी, दैट इज अ जनरल ऑफर एड्रेस टू द पब्लिक एट लार्ज. नाउ द केस लॉ ऑन दिस पॉइंट. हाँ जी, समझ में आ रहा है अनुज, नहीं आ रही है? स्पेसिफिक ऑफर, specific offer is specifically addressed to the particular person, and only the particular person or his legal representative can accept that offer. Is it clear? Now second thing, general offer is addressed to the public at large. Any person who is complying with the terms and condition of that offer, he may accept that contract without any qualification. ठीक है. नाउ द केस लॉ ऑन दिस पॉइंट. स्पेसिफिक ऑफर के लिए हम अगर बात करें केस लॉ की, तो स्पेसिफिक ऑफर के लिए सबसे पहले हम जनरल ऑफर की बात करें, तो स्पेसिफिक तो बाद में करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसको आप लोग जानते हैं जनरल ऑफर में. हाँ, दो केसेस हैं. एक है कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. कार्लिल कार्बोलिक, केस का नाम सही से आप लोग लिख लेंगे, गलतियां नहीं करेंगे लिखने में. कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. सेकेंड, लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में. केसेस बहुत सारे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आपको याद कितने रह जाएंगे, कितना आप कर पाएंगे आंसर वहां पर, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए. ठीक है, क्या करना जरूरी है? याद रखना सर. याद रखना बहुत जरूरी है आपको. कार्लिल कार्बोलिक और लालमन शुक्ला गौरी दत्त अगर दोनों ही याद रह रहे हैं तो बहुत है. केसेस तो इतने हैं कि कुछ पूछिए मत, हर दो दो लाइन पर केस है. ठीक है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके पास सटीक केसेस नहीं होते हैं. जब आप बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर, देन यू मस्ट मेंशन द टू केसेस. दैट इज द फर्स्ट इज कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. कार्लिल कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, प्लीज सस्टी जस्ट रीड द फैक्ट ऑफ दिस केस. एक बार फैक्ट रीड करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या हेल्ड हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस आपको ब्रीफ में नोट करना पड़ेगा. सही से इसके फैक्ट क्या है प्लीज देखिए एक बार. Yes, sir. Fact: the defendant advertised their product, Carbolic Smoke Ball Company, or preventive remedy against influenza. He promised to pay $100 as reward to anyone who contacted influenza, cold, or any disease caused by taking cold, after having used the smoke ball 3 times a day for 2 weeks. The plaintiff, relying on the advertisement, purchased the medicine but still caught influenza. She sued for the damages. ओके Held. ओके ओके, जस्ट वेट. इसको हम न्यू फैक्ट में ले आते हैं. देयर इज अ वन दवाई, एक दवाई बनी थी जिसका नाम था, बाबा की कौन सी दवाई थी वो? कोरोना की कोरोनिल. बाबा ने कहा कि ये क्या है, ये दवा है कोरोना की, इसको आप लोग खाइए पीजिए और इसके बाद आपको कोविड नहीं होगा. तो अगर बाबा ऐसी कोई भ्रामक दवा बनाते हैं और उसके बाद उसको एक एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ये क्या है, कोरोना की बहुत पुख्ता दवाई है, इसको जो भी खाएगा, इसका सेवन करेगा, उसको कोरोना बिल्कुल नहीं होगा, और अगर होता भी है किसी को इसको खाने के बावजूद, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को जिसको हो जाएगा उसको हम 2 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे. नाउ इट्स अ जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर. जनरल ऑफर. इट्स अ जनरल ऑफर. इफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी कम्युनिटी, एनी सोसाइटी, एनी जगह, किसी भी प्लेस से, इफ एनी पर्सन कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट मेडिसिन, use that medicine with the prescription, and if he caught influenza, then he shall be entitled for $100. according to Carlyle Carbolic $100. और अगर कोविड के लिए हम बात करें अगर, तो बाबा रामदेव की जो वो कोरोनिल थी, अगर उन्होंने कहा कि हम 2 लाख रुपया देंगे कंपनसेशन, कोई अगर हो जाता है, किसी को मर जाता है, तो वो उनको पे करना पड़ेगा. लेकिन कार्लिल कार्बोलिक में कहा कि भाई किसने कहा था तुमको हमारी दवा इस्तेमाल करने के लिए? हमने कहा था आपसे, स्पेसिफिक आंसर किया था क्या कि तुम ले लो दवाई. क्यों? बट कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अ जनरल ऑफर. एनी पर्सन कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस and any person can comply with the terms and condition of that offer because it's a general offer. You have not made any qualification that 18 साल, 15 साल, 17 साल, 30 साल, 35 साल, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चा. It's a general offer. Any type of
damages is caused to any person by that general offer, he may claim damages from that person. It's a general offer. Is it clear? हाँ जी, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? प्लीज केस का नाम बताइएगा प्लीज, हमें एक बार स्पेलिंग के साथ बताइएगा प्लीज। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। स्पेलिंग बता दीजिए क्योंकि गलतियां होती हैं लिखते समय प्लीज। Yes, sir. Sir, Carlyle, CARLILL versus Carbolic, CARBOLIC Smoke Ball Company, sir. हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लिखते समय इसको, ठीक है। ये बात आई आपकी कि कोर्ट ने इसको क्या कहा, कोर्ट हेल्ड दैट इट्स अ जनरल ऑफर, एनी पर्सन हु कंप्लाई विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट मेडिसिन he may claim damages for if he has been caught influenza by that medicine. After using that medicine with prescription, he may claim damage from the pharmaceutical company, ठीक है। Now the second is लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इट्स वेरी रिनाउंड केस, लालबन शुक्ला गौरी दत्त। लालबन शुक्ला गौरी दत्त का फैक्ट एक बार रीड करेंगे प्लीज एनीवन? हाँ जी, Yes, sir. Facts. The defendant may हाँ जी बताइए। The defendant's nephew absconded from home. The plaintiff, who was defendant's servant, was sent to search for missing boy. After the plaintiff had left in search of a boy, the defendant issued handbill announcing a reward of 50 rupees to anyone who might found out the boy. The plaintiff, who was ignorant of this reward, was successful in searching the boy. Hence, he came to know of such reward, which has been announced in his absence. He brought an action against the defendant to claim his reward. Okay. लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, नेफ्यू ऑफ डिफेंडेंट absconded फ्रॉम द होम। जो डिफेंडेंट है इस केस में उसका भतीजा खो जाता है एंड ही सेंड हिज सर्वेंट टू सर्च फॉर द नेफ्यू इन द सोसाइटी। कहां पर है उसको सर्च करो। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ही अनाउंस द रिवॉर्ड ऑफ 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज है, डॉलर है? कितना डॉलर ही होगा, रुपीज में क्या होगा, कितना है? Sir, 50 rupees. 50 rupees. He announced the 50 rupees to any person who will search and find his nephew and make a general offer कि जो भी व्यक्ति उसके भतीजे को ढूंढ करके लाएगा 50 रुपए देगा। विदाउट नोइंग दिस ऑफर, सर्वेंट प्रोड्यूस द नेफ्यू बिफोर द डिफेंडेंट। आफ्टर दैट ही नोज अबाउट द रिवॉर्ड कि 50 रुपए का ऑफर भी था इसके ऊपर, तो ही क्लेम 50 रुपीज एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट डिनाइज दैट unless or until the offer is not known to the party, unless or until offer is not known to the parties, it is not a valid offer and it is not a general offer to that person. The person who does not have any information about the offer cannot claim that he is also a part of that general public. Is it clear, Sasank? तो यहां पर आपको क्या निकल के आया कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दैट पर्सन। इट मे बी जनरल और इम्प्लाइड ऑफर, कुछ भी हो, बट दिस मस्ट बी नोन टू द पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑफरर। इज इट क्लियर? हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द केस? लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नाउ द लास्ट, दैट इज द स्टैंडिंग ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। क्या है? स्टैंडिंग ऑफर, सेकेंड इज हाँ जी बताइए। क्रॉस एंड काउंटर ऑफर। हाँ, स्टैंडिंग ऑफर के बाद क्या है आपका? क्रॉस एंड काउंटर ऑफर। हाँ, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर, तीन चीजें हैं। स्टैंडिंग ऑफर के लिए मैंने आपको बताया कि प्लीज नोट डाउन, इसके लिए लिख लीजिए थोड़ा सा आप। स्टैंडिंग ऑफर is an offer which remains open for acceptance for a long stretch of time.
स्टैंडिंग ऑफर अधिकतर ये होता है कि एक लंबे समय तक के लिए, 1 साल के लिए मैंने कहा कि आप हमारे यहाँ कोल पहुँचाएंगे, मैं एक पावर जनरेटिंग कंपनी हूँ और आपका काम है कि मेरे पूरे साल भर जो कोयले की आपूर्ति होगी आप करेंगे। क्यों शशांक? तो ये जो 1 साल के टाइम पीरियड की जो हमारी निविदा आपने एक्सेप्ट की है, ये जो बिड आपने लगाई थी, इट बिकेम अ ऑफर एंड इट इज़ अ स्टैंडिंग ऑफर। हम जब फोन करेंगे 2 ट्राली, हम जब कहेंगे कि 2 ट्रक, हम जब कहेंगे 4 ट्रक, आप हमको एज पर डिमांड सप्लाई करते रहेंगे। इट्स अ कंटिन्यूइंग ऑफर और it is for a long stretch of time. A long stretch of time depend on the circumstance of the case. Such an offer may be accepted by offeree. डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए ऑफर करना चाहता है, कब वो विड्रॉ कर सकता है, ये सारी चीजें उसमें दी रहेंगी। ओके, नाउ प्राइस फॉर दैट पीरियड इज डिटरमिन्ड बाय द ऑफरर। जो कोल पहुंचा रहा है वो प्राइस डिटरमिन कर देगा कि मैं 1 साल आपको 15 रुपए किलो कोयला पहुंचाऊंगा, तो पूरे साल वो, अगर उसने कहा कि मैं 1 साल के लिए बाउंड हूं और 1 साल में वो 15 रुपए किलो पहुंचाएगा, घाटा हो या मुनाफा हो। इज इट क्लियर शशांक? सो स्टैंडिंग ऑफर और कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर, एक्सेप्टेंस इज ओपन। आपको एक्सेप्ट करते रहना है, जब जब ऑफर किया जाए तब तक आपको एक्सेप्ट करना है। इट्स बाउंडेशन दैट स्पेसिफाइड रेट के ऊपर आपको वो पे करना है। देयर इज वन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट। सस्टी रीड द होमी कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी। प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ द केस ऑन दिस पॉइंट। बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको याद ही रखना है स्टैंडिंग ऑफर के लिए। हाँ जी, Bengal Coal Company. वर्सेस बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी। बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी। नाउ जस्ट रीड द फैक्ट ऑफ दिस केस प्लीज। एनीवन? The defendant agreed to supply coal to the plaintiff up to certain quantity at an agreed price for the period of 12 months, as may be required by the plaintiff from time to time. Before the expiry of the said period of 12 months, the defendant withdraws their offer to supply further coal and refuse to comply with the order placed thereafter. They were sued for the breach of contract. Okay, so what was held in this case? It was held that there was no contract between plaintiff and defendant, and therefore there could be no liability for the breach of contract. There was simply a continuing offer to supply coal. They were bound to supply coal only as, but were free to revoke their offer for supply of coal thereafter. ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ की कमी पाई गई, प्लीज बताइए हमें। Promise की सर। हाँ जी, कि यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं था। क्या नहीं था? कि डिफेंडेंट अग्रीड टू सप्लाई कोल टू द प्लेंटिफ अप टू सर्टेन क्वांटिटी एट एन अग्रीड प्राइस फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ एज मे बी रिक्वायर्ड बाय प्लेंटिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 12 month, the defendant withdraw their offer to supply further coal and refuse to comply with the orders placed thereafter. They were sued for breach of contract. कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए ऐसा, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है प्लेंटिफ डिफेंडेंट के बीच, एंड देयरफॉर देयर कुड बी नो लायबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा होता कि आपको 500 टन अगर देना है आपको, तो 500 टन आप 12 महीने में आप देंगे, तो ये क्या बनता शशांक? It's not a certain offer. That is the thing. Yes, sir. It's not a certain offer. Offer must be certain. कि 12 महीने में कितना, अरे कुछ लिमिट तय करिए ना। कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें बिजली बनानी है, तो आप एक काम करिए, साल भर में मैं 500 कुंटल तुमसे मैं कोल खरीदूंगा और वो जब मेरा मन करेगा ऑर्डर कर दूंगा, आप आपको भेज दिया करना। सो दिस इज अ सर्टेन ऑफर, एंड इन दिस केस it is just an agreement and without certainty. Offer is not certain for what period and for what quantity, kitni quantity, how much quantity should be given in a 12 month. So this is not a just offer, and there could be no liability for the breach of the contract. There was simply a continuing offer to supply coal
in the continuing offer before the placing of offer any time party can revoke the offer. ऑफर कैसे रिवोक किया जा सकता है कि किसी ने अगर ऑफर नहीं किया है या प्लेस नहीं किया कर पाया ऑफर तो वो रिवोक कर सकता है. हाँ सत्संग प्लीज बताइए. सर इस केस में ये कंटिन्यूइंग ऑफर है, लेकिन एवरी टाइम इफ द लाइक डिफेंडेंट सेंड्स द कॉल देन एक्सेप्टेंस विल बी इम्प्लाइड ओवर हियर. यहाँ पे क्या इस तरीके से देख रहे हैं? जी नहीं, यहां पर एक चीज है कि जब कॉन्टिन्यूइंग ऑफर होता है शशांक, तो सामने वाला अगर अपना ऑफर नहीं कर पाया, सॉरी सामने वाले ने ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया और आपने रिवोक कर लिया ऑफर. ऑफर में बी रिवोक एनी टाइम नॉट आफ्टरवर्ड्स द एक्सेप्टेंस. यही तो है ना. ऑफर Yes, sir. कैसे रिवोक हो सकता है कि मतलब मैं ऑफर कर रहा हूं, तो मैं अपना ऑफर रिवोक कैसे कर लूंगा कि सामने वाले को पता ना चल पाए, मैं ऑफर अपना रिवोक कर लूं. इज इट क्लियर? तो यहां पर जब कॉन्टिन्यूइंग है तो मैंने कहा था कि 1 साल तक मैं आपको देता रहूंगा कॉल, लेकिन आपने 5 तारीख को कहा कि मुझे 2 ट्रक कॉल चाहिए, लेकिन 4 तारीख को मैंने क्या किया, वो ऑफर ही विड्रॉ कर लिया कि नहीं नहीं सर, मैंने नोटिस कर दिया है सर, हमारे यहाँ कोल सेल अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पाएगा सर. पता चला 5 तारीख को तुमने 2 ट्रक कहा था कि मैं कोल चाहिए और 12 महीने के अंदर ही आपने कहा हुआ है, तो ये क्या है? इट्स नॉट अ सर्टेन एंड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर पर्सन हैज रिवोक्ड द ऑफर. इज इट क्लियर शशांक? हाँ जी, यस सर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये? यस सर, ऐसा ही हो रहा है. हाँ जी, नहीं सर, समझ गया. समझ गए ना? मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था सर कि ऑफर यहाँ पे ओपन है, मतलब कंटिन्यूइंग ऑफर है, लगातार आप मतलब आप दे चुके हैं 12 मंथ के लिए परमिशन. अब एवरी टाइम इफ पर्सन आस्क्स फॉर लाइक कॉल दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस. नहीं समझ पाया इसका मतलब शशांक. यहां पर बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी में डिफेंडेंट एग्रीड टू सप्लाई कोल टू द प्लेंटिफ अप टू सर्टेन क्वांटिटी एट एन एग्रीड प्राइस फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द प्लेंटिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसने कहा कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैं एग्रीड प्राइस पे इतने मैं दूंगा, ठीक है. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टेट पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफेंडेंट विड्रॉ देयर ऑफर टू सप्लाई फर्दर कोल. तो ये तब नहीं कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो शशांक, जब वो ऑर्डर कर रहा है, उसके ऑर्डर करने से पहले ही वो विड्रॉ कर ले रहा है. मेरी बात समझ रहे हैं? यस यस सर. इसका मतलब यह है कि जब कोई कंपनी से आपने करार किया और उस कंपनी को 12 महीने में, हो सकता है कि उसको जनवरी से लेकर के जनवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उसको चाहिए था कोल कब? दिसंबर में, अगले महीने, अगले साल के दिसंबर में. तो आपने अक्टूबर में ही उसको इंटीमेट कर दिया कि देखिए हमारे पास कोल अवेलेबल नहीं है, आई एम सॉरी, वी आर विड्रॉइंग अवर ऑफर. तो यू मे विड्रॉ योर ऑफर, इट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो प्लेस कर देता ऑर्डर नवंबर में और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास कोल नहीं है, तो आपको देना पड़ता, क्योंकि तब क्या है, ये एक्सेप्टेंस मिल गई, ये एक्सेप्ट आपको इन्फॉर्म हो गया था और आप ब्रीच कर रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? तुम्हारे ऑर्डर करने से पहले वो उसको रिवोक कर सकता है. इज इट क्लियर? सृष्टि, यस सर. क्या समझ में आया बताइए थोड़ा सा. सर यहाँ पर इस केस में इसे कॉन्टिन्यूइंग ऑफर सिंपली बोला गया था क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स नहीं थे, एक तो लैक ऑफ चलिए चलिए प्रॉमिस. एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं. आप लोग बस में चढ़ते हैं? बस में चढ़ते हैं शशांक? हाँ जी सर. बस में चढ़ते हैं तो जैसे आप चढ़ते हैं तो टिकट जो काटता है वो आपसे बोलता है रोडवेज बस है ये, ठीक है? क्या बोलता है वो? रोडवेज बस है. तो आप कहते हैं रोक लीजिए, मैं उतरना है. तो इट्स अ स्टैंडिंग ऑफर. जैसे वो कहता है कि ये रोडवेज बस है, तो आप कहते हैं सॉरी, मैं तो प्राइवेट समझ के बैठा हुआ था, मैं उतर रहा हूं. तो आपने एक्सेप्ट थोड़ा कर लिया स्टैंडिंग ऑफर, क्यों? तो यू मे रिवोक, इवन यू मेक द ऑफर, लेकिन आपने अपनी एक्सेप्टेंस देने से पहले रिवोक कर लिया कि सॉरी रोकिए, हम उतर लेते हैं. तो सेम कंडीशन है स्टैंडिंग ऑफर में. ए ने एक ऑफर किया था कि 12 महीने एट सर्टेन प्राइस पर मैं आपको कोल प्रोवाइड करूंगा, और 12 महीने में जब वो ऑर्डर करने वाला है उसके 2 महीने पहले ही आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया. सर हमारे पास कोल अवेलेबल नहीं है, हमें दिक्कत है, नहीं कर पाएंगे. इट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट.
आप जाइए दूसरी जगह से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो प्लेस कर देता ऑर्डर, देन यू विल से दैट हाँ नहीं दे पाऊंगा मैं, तो वो कहेगा सर इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास कॉल अवेलेबल है, हमको क्यों नहीं दे रहे उस रेट पे? शशांक, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग ऑफर के बाद अगर हम बात करते हैं कि क्रॉस ऑफर की बात करते हैं। क्रॉस ऑफर के बारे में जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर देयर आर टू ऑफर। कैसे ऑफर है? Two offers. There are two offers. One is from the plaintiff side and another from the defendant side. When offerer is also offering and the acceptor is also offering. Both were saying the same thing in their letters. They cross in the midway. It's a cross offer, but it is not concluded because no one has given a consent. Example, एक मैं बात करूं अगर, तो A एक पेन बेचना चाहता है 500 रुपए का और वो कह रहा है सर I would like to sell this pen at a 50 rupees, and he posts that later to the B. B write a letter and said that I would like to purchase your pen at a 50 rupees. Now letter crosses at the post. Whether it is a contract? Is it contract? No, sir. No, it's not concluded because it's a cross offer. No one has given acceptance. It's only cross offer because दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं but acceptance is not there. Until or unless there is not acceptance, then it is not concluded contract. It is not a concluded contract. So it's a cross offer. हाँ जी. Now the last is that is a counter offer. तो काउंटर ऑफर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था काउंटर ऑफर क्या होता है कि इट इज एन रिजेक्शन ऑफ ऑफर प्लेसिंग एन अनदर ऑफर। मींस ए प्लेसेस एन ऑफर, बी रिजेक्ट्स द ऑफर, ही प्लेसेस एन ऑफर, ए रिजेक्ट्स द ऑफर। तो ये क्या है? इट इज अ रिजेक्शन। काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर इज रिजेक्शन ऑन ऑफर, रिजेक्शन एन ऑफर। यही तो है ना ये शशांक? Yes sir. A says that I would like to purchase your I would like to sell this pen at 5 rupees. B rejects this offer, says no, I would not like to accept your offer at 5 rupees. I would like to purchase this pen at 2.5 rupees. This is a counter offer. This offer may be rejected by the A. A may say that I would not accept your offer at 2.5 rupees. I would like to sell this pen at the 3.5 rupees. Now the B accept this offer, says that I agree at a rate of 3.5 rupees. Now this is a last in this contract, loss sort rule is applied. जो आखिरी में सॉर्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है, उसे माना जाएगा कि द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एट द लास्ट सॉर्ट रूल, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट सॉर्ट रूल। किस पर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड? कैसे किया गया है? लास्ट सॉर्ट रूल पे किया गया ना। जैसे ए ने कहा मैं 5 रुपए का बेचना चाहता हूं बी को, बी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं लेना चाहता आपका 5 रुपए का, मैं 2.5 रुपए का लेना चाहता हूं, 2.5। ओके, ए कहता है नहीं नहीं 2.5 रुपए का तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा मैं इसको, 3.5 रुपए का बेच सकता हूं, एंड बी एक्सेप्ट द 3.5 रुपीज। नाउ बी एक्सेप्ट एट द 3.5 रुपीज, दिस इज अ लास्ट सॉर्ट रूल। बी ने आखिरी सॉर्ट किया, एक्सेप्ट 3.5 रुपीज। नाउ इट इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट सॉर्ट रूल। When last sort rule will come, it is a concluded contract. Unless or until there is not last sort rule, अगर एक सॉर्ट पे खत्म नहीं हो रहा है, आखिरी कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, until or unless it will be a bargain, not a contract. It will not be concluded contract. Is it clear? शशांक, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज? हाँ जी, एक केस है जिसको कि आप लोग समझना चाहिए, नोट कर लेंगे। टिन वर्सेस हॉफमैन, लीडिंग केस ऑन क्रॉस ऑफर, लीडिंग केस ऑन क्रॉस ऑफर।
बता दिया है मैंने, वैसे तो फैक्ट बता दिया है, एक बार प्लीज रीड करेंगे। सृष्टि, टिन वर्सेस हॉफमैन मैच करने में बहुत आता है, बहुत ही मैच करने में एक केस आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच कराया जाता है कि केस इज रिलेटेड टू ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज अ लीडिंग केस ऑन द क्रॉस ऑफर। प्लीज एक बार इसको फैक्ट रीड करेंगे तेजी से। A wrote to B indicating his willingness to sell 800 tons of iron at 69 sheets per ton. On the same day, B also wrote to A offering to buy 800 tons of iron at the same 69 sheets per ton. The two B brought an action against A for the supply of iron. हाँ जी। It was held that there were only two cross offers, and the offer of neither of the parties having been accepted by the other, there was no contract which could be enforced. इट मीन्स देर इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या नहीं हुआ है? एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, किसी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी है, और क्या है? इट इज जस्ट ओनली अ क्रॉस ऑफर एंड इट इज नॉट अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। केस का नाम क्या है प्लीज? क्रॉस वर्सेस, सॉरी, टिन वर्सेस Hoffman. टिन वर्सेस हॉफमैन। ये सब रट लेना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं एकदम से, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी, इससे ज्यादा लिख नहीं पाएंगे शशांक, आप कहीं दौड़े भागेंगे, यहाँ वहां जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा फैक्ट और इससे ज्यादा हेल्ड आप नहीं लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है सोनाली? ये सब आप लोग याद रखेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, जितना आपने लिखा हुआ है इतना ही इनफ है। इसी में से आप अपनी वोकैब को सही करके और इसको इलस्ट्रेशन बना करके आप बताएंगे, फटाक से लिख देंगे आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर प्रियंका? यस सर। हाँ जी, इधर उधर का कुछ नहीं लिखना है। आपको केस पता है क्रॉस ऑफर के ऊपर, टिन वर्सेस हॉफमैन है। जस्ट रीड द फैक्ट ऑफ दिस केस एंड द कंक्लूजन दैट इट इज जस्ट अ क्रॉस ऑफर एंड इट इज नॉट अ, हु इज विद्या कुमारी, ओहो इलेक्ट्रिसिटी, आई एम सॉरी। चलिए देखते हैं, मैंने लाइट के काम चलाते हैं, लेकिन इंटरनेट, ओह सॉरी, जस्ट am I audible? Am I audible? हाँ जी, am I audible to all of you? Yes, sir, you are. Okay, Yes, okay. There is some shortage of electricity. It's okay. Now the counter offer के बारे में हम बात कर लेते हैं, एक और केस हम बात कर लेते हैं, बस दो ही चीजें मैं डिस्कस करनी थी आखिरी में। हेड वर्सेस रेंच, जस्ट रीड द हेड वर्सेस रेंच सिस्टी, फैक्ट ऑफ द केस एंड द हेड प्लीज। हाँ जी सर, इसमें शायद सिर्फ डिसीजन दिया हुआ है। हाँ जी, जस्ट रीड द, हाँ। It was decided that counter offer is where an offeree respond to an offer by making an offer to different terms. This has the effect of destroying the original offer so that it is no longer open for the offeree to accept it. Okay, head versus wrench, this is related to the counter offer, and counter offer is just a rejection of a original offer. क्या होता है काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर इज rejection of a original offer and it is a new offer made by the against other party. Okay, तो यहां पर क्या है कि अगर वो रिजेक्शन है तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स करेगा और उसके बाद जो रिजेक्शन होगा, जो काउंटर ऑफर होगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा until or unless that another offer is not accepted by the other party. This is not a concluded contract. ठीक है, जैसे एग्जांपल एक बम्पर हॉल पेन का केस था, याद है आप लोगों को? हार्वी वर्सेस फेसी की अगर हम बात करें, क्यों सर हार्वे वर्सेस पेसी तो शायद उसके लिए है सर, इनविटेशन टू ऑफर। हाँ सॉरी, हार्वी वर्सेस फेसी इनविटेशन टू, आई एम सॉरी। हम बात कर लेते हैं किसकी, काउंटर ऑफर की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि क्या, कि अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है और ए ने अगर 5 रुपीज अगर लगाया है उसकी कीमत, ए ऑफर्ड टू सेल, सॉरी जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ए ऑफर टू सेल अ पेन at rupees of 5. B does not accept the offer, says that I would like to purchase this pen at a 3 rupees. This is a rejection of a first offer and there is a initiation of a new offer. So this new offer is a counter offer, and unless or until both parties are not agree at the same point and there is not a loss sort rule. Loss sort rule means जो भी
आखिरी पार्टी है अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती है बराबर कंडीशंस पर, तब तक वो ऑफर कंक्लूड नहीं होगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दैट टाइम वो हम मानेंगे क्या है, इट इज अ काउंटर ऑफर, नॉट अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नो सर। Okay, so it's all about the offer and classification of the offer. In the next class, we will discuss the invitation to offer and the contract agreement, और भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे इसके साथ ही, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, ये 2-3-4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? Is there any doubt to anyone please? स्पेसिफिक ऑफर। हाँ जी प्रियंका, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर के बारे में हमने बात कर ली तो। हाँ जी, स्पेसिफिक ऑफर के बारे में सर केस लो। ऐसा कोई केस लॉ नहीं है, वही दो केसेस हैं जो लालमन शुक्ला और गौरी दत्त, और उसके बाद आपका जो आपने कार्डियल कार्बोलिक की बात की, उन्हीं में ये चीज़ बोली गई थी, क्योंकि कार्डियल कार्बोलिक में ये बोला गया कि मैं स्पेसिफिकली कह रहा था, हर आदमी के लिए नहीं कहा मैंने कि कोई भी इन्फ्लुएंजा पी ले और उसके बाद कोई भी वो दवा पी ले और उसके बाद आ जाए यहाँ पे कहने की सर मुझको अवार्ड दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, और मुझे कोल्ड कॉफ हो गया है, क्यों? तो बताया गया नहीं, आपने तो जनरल ऑफर किया है ना, आपने तो पेपर में निकाला था ना, ये कैसे आप कह रहे हैं स्पेसिफिक है? हाउ यू कैन से दैट इट इज स्पेसिफिक ऑफर? इट्स अ जनरल ऑफर, and if any person comply with the term and condition of that offer, then he is entitled for the compensation. Is it clear? Okay? यस सर। हाँ, so this is all about the offer and the classification of the offer. हाँ जी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है? विद्या कुमारी ये कौन है? हाँ जी सर मैं हूँ शशांक। अच्छा मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफर। सर आई हैव हाँ बताओ यस। कि जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर जो इज जस्ट, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन पे स्पेसिफिक है? लेट्स से ए ग्रुप ऑफ पर्सन, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस विल बी पर्सन का मतलब शशांक, अगर वो पर्टिकुलर कोई कंपनी है, एसोसिएशन है, कुछ भी हो सकता है ना, वो तो ग्रुप है। तो अगर मैंने कहा कि मैं रिलायंस के लिए मैंने ऑफर किया कि सिर्फ रिलायंस के कर्मचारी जो हैं वो इस LIC में, मतलब इस स्कीम में भाग ले सकते हैं, तो ओनली पीपल हु आर वर्किंग अंडर द रिलायंस, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि पर्टिकुलर पर्संस कर सकते हैं, सारे लोग नहीं आ सकते ना जो लोग काम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पेसिफिक ऑफर मींस क्या है? पर्टिकुलर पर्संस के लिए ना, आपने लिख दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे खाली अप्लाई करेंगे, तो इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर। अब 18 साल के बाद के लोग अगर अप्लाई कर देंगे उसमें तो फिर वो जनरल ऑफर देंगे ना, तो स्पेसिफिक ऑफर है, नहीं माना जाएगा उनको। ठीक है, इज इट क्लियर? स्पेसिफिक ऑफर मींस एड्रेस particularly to the specific person. Specific person means any group, association, age है, बहुत सारी चीजें, लोकेलिटी है, एज है, बहुत सारी चीजों के बेस पे उसको पर्टिकुलर किया जा सकता है। इज इट क्लियर? So this is all about the offer, and in next class we will discuss the other aspect of this chapter, जिसमें हम एक्सेप्टेंस और उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट एट 9 PM। कोशिश करते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी क्लास हम करते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।